हाय मेरे प्यारे बालकों, कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ साइंस का सेट 3 पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कल सेट 2 हो गया था, आज सेट 3 पढ़ाऊंगा। ओके, आप लोगों का एग्जाम में सेम ऐसा के क्वेश्चन आने वाला है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। देखिए, आप लोगों का एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा ऐसा ही, खंड ओ वस्तुनिष्ठ मतलब बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। 180 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। 80 से आपको 40 क्वेश्चन को क्या करना है, उसका उत्तर देना है। उनमें से प्रत्येक विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, उसको अपने क्या करना है, और मार्क्स पे फिल करना है। बात समझे? और देखिए 40 गुना 1 कितना होता है, 40 होता है। तो 40 नंबर आपको मिलने वाला है। अगर 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपको बनाना है, आपको 2 गुना क्वेश्चन दिया जाता है। बहुत इजी होता है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं। 30 क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको दिमाग बिल्कुल लगाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट है ना। पहले क्या कीजिएगा, 1 से 80 तक क्वेश्चन देखिएगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से बनाते जाते हैं, हार्ड हो या ये हो वो हो, नहीं। जो इजी वाला क्वेश्चन हो उसको सबसे पहले आप बनाइएगा। ठीक है, जो आपको लगेगा कि नहीं कंफर्म ये मेरा सही है, 180 तक क्वेश्चन ऐसे रहेगा। 1 से 80 तक पहले इस तरह जो इजी वाला क्वेश्चन है उसको बना देना है। ठीक है, जैसे देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हम लोग जानते हैं हवा, हीरा, सीसा, जल। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। तो हम लोग जानते हैं हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, सबसे अधिक होता है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42 होता है, 2.42 होता है। समझे कि नहीं समझे? इसका अपवर्तनांक कितना होता है। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। और जल का जो अपवर्तनांक होता है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। समझे कि नहीं समझे? अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी कितना होता है भाई, ऋणात्मक होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ओके, बोले किसी भी लेंस का मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? अगर यहीं पे आपसे अगर दर्पण पूछता तो दर्पण का जो मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो केवल 1 होती है। लेकिन लेंस का जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वो कितनी होती है, आपका 2 होती है। समझे? लेंस जो होता है, लेंस का मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन दर्पण का कितना होता है, केवल 1 होता है। ठीक, चलिए। बोले दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो जानते हैं कि जो नाई लोग जो होता है, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा इमेज जो होता है ना, फोटो आपका बड़ा दिखता है। किसके रिस्पेक्ट में? उत्तल दर्पण के रिस्पेक्ट में इसका फोटो थोड़ा सा बड़ा दिखता है और साफ दिखता है। जिस कारण से हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए क्या करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है? तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर आर, एफ बराबर 2r, एफ बराबर r/2। क्या होता है भाई? एफ बराबर r/2 है ना। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, दोनों दर्पण में यही सेम बात है। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो संबंध होता है वो क्या होता है, बराबर r/2। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस, उत्तल तथा अवतल दोनों लेंस, बाइफोकल लेंस। तो हम लोग जानते हैं अभिसारी लेंस उस लेंस को कहा जाता है जहां पे सारे फोकस का जो इमेज बनता है, ये किरण जो होता है वो एक जगह केंद्रित करता है। समझे? वो किरण को फैलने नहीं देता, वो सारे किरण को जमा करके इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण से बोलते हैं। तो उस तरह का लेंस कौन होता है? उत्तल लेंस का भी काम वही होता है कि ये किरण को फैलने नहीं देता, एक जगह लाकर इकट्ठा कर देता है, अब एक जगह केंद्रित कर देता है। ठीक है, तो अभिसारी लेंस को क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। ओके, दूसरे प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है, मतलब सबसे कम? न्यूनतम का मतलब क्या होता है भाई, सबसे कम होता है। वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ 7 रंग होता है। 7 रंग में सबसे 7 मतलब रंग जो होता है ना, प्रकाश की कितनी कलर होती है, तो 7 कलर्स होती है। हम लोग जानते हैं ना, प्रकाश का जो होता है, प्रकाश कितने रंगों से मिल करके बना हुआ है, 7 रंगों का मिश्रण होता है वो। ठीक, तो उसमें जो है ना, उसको हम लोग हैप्पी नाला ऐसे भी याद कर सकते हैं ना। क्या था, हैप्पी नाला ऐसे भी था, यानी तो वाई वर्ड्स है ना, ऐसे कुछ वर्ड से याद कर सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो उसमें जो सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल रंग का होता है, और सबसे कम किसका होता है, तो नीला का होता है ना, बैगनी का होता है, पीला का होता है। सबसे कम किसका होता है, पीला का होता है ना। जो तरंगदैर्घ्य होता है वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है, पीला का होता है, और सबसे अधिक किसका होता है, आपका लाल रंग का होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के को दर्शाता है? हम लोग जानते हैं तारों को टिमटिमाना है ना, तो ये क्या क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसका? क्या? प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित में किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? वायु में, निर्वात में, कांच में? तो वायु में तो होती है, कांच में भी होती है, लेकिन सबसे अधिक किसमें होता है, निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहां पे होती है, निर्वात में होती है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो जानते हैं हम लोग कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछे या प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे, दोनों का नियम क्या होता है, सेम होता है। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। समझे ना, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक, चलिए। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो हम लोग जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी को, और मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में स्थिति ऊर्जा बोलते हैं। तो मैकेनिकल ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, संयंत्र करती है, मतलब उसमें रूपांतरित करती है, चेंज करता है। समझे कि नहीं समझे? जलता हुआ मोमबत्ती क्या होगा? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में है ना, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में प्रकाश। मोमबत्ती कभी भी विद्युत ऊर्जा को देगा, वो तो होगा ही नहीं। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, हाँ ये हो सकता है। ध्वनि ऊर्जा,
को प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि होता ही नहीं उसमें, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, प्रकाश ऊर्जा में करती है। कौन, जलती हुई मोमबत्ती क्या करती है, वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। बात समझे। बोले कि एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। ये हम लोगों ने ये पढ़ा है, बात समझे कि नहीं समझे, एनसीईआरटी का लाइन है डायरेक्ट, ठीक है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, किसमें जोड़ा जाता है, समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सारा प्रतिरोध एक लाइन में आ जाएगा, जिससे क्या होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, समझे ना। तो हम लोग प्रतिरोध को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका प्रतिरोधों का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक। कह रहे कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस क्षण का उपयोग किया जाता है, तो नर्म लोहा, नर्म लोहा देख लीजिए कहाँ पे, तांबा इस्पात नर्म लोहा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। नर्म लोहा का हम लोग करते हैं क्या, विद्युत चुंबक बनाने के लिए, ठीक है। उच्च ताप पर मतलब हाई टेम्परेचर पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, तो कौन सा होता है, नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन को हाई टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, उसको पूरा किया जाता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सोलर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सोलर सेल कहते हैं, ठीक है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो हम लोग पवन के द्वारा जब विद्युत इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, पैदा करते हैं, उसमें अभी ये करते उत्पन्न करते हैं, तो उसकी जो हवा की जो चाल होनी चाहिए, पवन की जो चाल होनी चाहिए, कम से कम 12 से 14 किलोमीटर होनी चाहिए, कम से कम। हाईएस्ट जितना होगा इतना उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होगा, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए आपका, 12 से 14 किलोमीटर होनी चाहिए उसकी चाल, हवा की चाल। सेल का विद्युत वाहक बल होता है क्या, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया बल, किया गया कार्य, विभवांतर या इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहा है, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का ईएमएफ जो होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है, वो क्या होता है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है। क्या होता है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक सेल बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। घरेलू परिपथ में हम लोग जो अपना घर में जो इस्तेमाल करते हैं, वो मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, किसकी कमी होती है, किसकी आपूर्ति होती है, क्या चीज हम लोग मतलब किस चीज का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, प्रत्यावर्ती धारा या दृष्टि धारा को। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के अलावा बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे क्या करते हैं, अपने घरेलू बिजली को उत्पाद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इसके एक तार से हम लोग बहुत दूर दूर तो क्या कर सकते हैं, इसको बिजली को फैला सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का इस्तेमाल करते हैं, बात समझे। वर्ण विक्षेपण असंभव है, वर्ण विक्षेपण कहाँ असंभव है, कहाँ इम्पॉसिबल है ना। अरे वर्ण विक्षेपण कहाँ पे असंभव हो सकता है, कांच में तो वर्ण विक्षेपण हो सकता है, निर्वात में, जल में, फाइबर में, ये सब में तो हो सकता है, निर्वात में नहीं हो सकता है ना। निर्वात में क्योंकि वहां पे प्रकाश का चाल जो है ना स्थिर रहता है, प्रकाश की चाल स्थिर रहने के कारण वहां पे माध्यम चेंज होगा ही नहीं। जब माध्यम चाल अगर चेंज नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निर्वात हो जाएगा। वायु में रेखा एक कांच की प्रिज्म का आंतरिक आपतित किरण को और मूर्ता की तरह, वायु में रखा एक प्रिज्म को, है ना, एक प्रिज्म को आपतित किरण को मोड़ता किधर, ऊपर नीचे, आधार से दूर, आधार की ओर, किधर मिलता है, आधार की ओर मिलता है, ठीक है, आधार की ओर मुड़ता है उसको। बोले जिंक को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर जिंक ऑक्साइड बन रहा है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ देखिए जिंक क्या अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही ना, तो क्या होता है आपका अपघटन, विस्थापन, अपक्षेपण, उपचयन अभिक्रिया। क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया होता है। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, खाने वाला सोडा का हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोला था ना, बेकिंग सोडा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, NaHCO3, NaCO3 को हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है, धुबिया सोडा होता है ना, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, धुबिया सोडा होता है, ठीक है। अच्छा, कमरे के ताप पर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या होता है। कमरे के ताप पर ऐसा कौन सा धातु होता है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं पारा एक धातु होते हुए भी क्या होता है, कमरे के ताप पर इसको द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। आवर्त सारणी के शून्य समूह को कौन सा कहा जाता है, कौन सा होता है, तो हम लोग जानते हैं आवर्त सारणी के जो सबसे लास्ट वाला जो आवर्त है ना, आवर्त 18 जो होता है ना, वो क्या होता है आपका, ये होता है नोबट गैस बोलते हैं उसको, इनर्ट गैस भी बोला जाता है उसको, ठीक है, उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं उसको। तो उत्कृष्ट गैस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 0 होता है, समझे। उसी को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है शून्य समूह, है ना, क्योंकि उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो 0 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 होने के कारण उसको शून्य समूह भी कहा जाता है। तो हीलियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीलियम भी क्या है, वो जो 18 वर्ग है, 18 वर्ग का एक तत्व है हीलियम, है ना। कौन कौन सा होता है इसमें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडोन। ये ऐसे गैस हैं जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है ना। इसलिए उसे क्या बोला गया है, शून्य समूह भी बोला गया है। क्या बोला गया है, शून्य समूह, ठीक है। बोला कि सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर के निम्न में से कौन सा कैसा हो जाता है, पीला, लाल, हरा, गुलाबी।
तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में अगर मेथिल ऑरेंज का रंग मिलाएंगे तो उसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है। ग्लोबल वार्मिंग आप लोग जानते हैं, जहां पे अभी देख रहे हैं हम लोग फिलहाल टेम्परेचर क्या होता है, बहुत अधिक पेड़ पौधा काटने के कारण हम लोग का दिन ब दिन क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। मतलब जो हम लोग का वायुमंडल का जो तापमान है वो क्या हो रहा है, दिन दिन बढ़ रहा है। तो ये किसके कारण होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। तो ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का हम लोग को प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, लेकिन पेड़ लगने वाला क्या है, पेड़ दिन दिन क्या हो रहा है, कट रहा है, जिसके कारण क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना, तो ये कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रहा है। जितना अधिक मात्रा में क्या करेगा, प्रदूषण फैलेगा, मतलब इतनी गाड़ियां चल रही तो प्रदूषण फैल रहा है, तो प्रदूषण फैलेगा और पेड़ पौधा की संख्या क्या हो रही, घट रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को कौन खाता है, पेड़ पौधा खाता है। पेड़ पौधा खाकर के क्या छोड़ता है, वो ऑक्सीजन छोड़ता है। तो पेड़ पौधा कम होने के कारण वायु कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिसके कारण क्या होता है, ये आपका उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 16। ये तो बात डायरेक्ट आप जानते हैं ना, गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है, 16 होती है। अम्ल का जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करता है, तो क्योंकि अम्ल क्या करती है, जल में आयनित हो जाती है, अविलय हो जाता है, विलय। यहाँ विलय अविलय की तो कोई बात ही नहीं है, आयनित होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं अम्ल को जब जल में घुलते हैं ना, तो उसमें अपने आप क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। उसमें दो प्रकार का चार्ज होता है, जैसे जैसे HCl होता है, ये अम्ल है, इसको क्या करेंगे, जल में घुलेंगे ना, तो ये क्या करेगा, जल में घुलने पर H+ होगा और क्या होगा, Cl- होगा, समझे ना। तो ये प्लस माइनस क्या हुआ, आयनित हुआ कि नहीं हुआ। तो जब हम लोग अम्ल को जल में घुलते हैं ना, वो क्या होता है, अपने आप आयनित हो जाता है। क्या होता है, आयनित हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि अधिकतर धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो हम लोग जानते हैं धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये बात याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, है ना। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ओके, सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर के मिश्र धातु तैयार किया था। हम लोग जानते हैं कि जो ऐसे जो सोना होता है ना, सोना तो वैसे आपको होगी कि बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन नहीं, सोना भी क्या होता है, नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल सोना भी होता है। हम लोग जो 24 कैरेट का सोना है ना, उसको इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं, तांबा मिलाते हैं। तांबा मतलब बोले तो कोबर मिलाते हैं। कोबर मिलाकर के उसमें क्या मिलाता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया था, 22 कैरेट का सोना बनाया था, समझे थे ना। तो हम लोग 22 कैरेट का सोना का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या मिलाते हैं हम लोग, कॉपर। कॉपर मिला करके उसको क्या बनाया था, बहुत अधिक मात्रा में कठोर बनाया जाता है। ठीक है, बोला कि सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट ऑक्साइड बनता है ना। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया है, ये देखो, ये आपका क्या है, आपका यौगिक है, ये भी यौगिक है, यौगिक यौगिक मिलकर के बराबर यौगिक बनाया है। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या होगा भाई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, सिलिकॉन क्या है भाई, सिलिकॉन एक धातु है, धातु उपधातु कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं कि सिलिकॉन क्या होता है, एक उपधातु होता है। ये धातु और अधातु के बीच वाला गुण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु। तो सिलिकॉन क्या होता है, एक उपधातु होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पर पूर्ण भरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। देखो अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस या आपका जो वैलेंस, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, उसका जीरो होता है। जीरो होने का कारण क्या है, क्योंकि उसके लास्ट कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, फुलफिल होता है पूरा। तो हम लोग है ना, जो नोबल गैस होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका सेल सारा भरा हुआ रहता है, मतलब भारी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरे होते हैं। हीलियम का 2 होता है, उसके बाद सबका आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जेनॉन हो या रेडन हो, उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, भरा हुआ होता है। ठीक है, तो क्या होता है भाई, वो आपका हो जाएगा उत्कृष्ट गैस। समझे कि नहीं समझे, उत्कृष्ट गैस का भारी सेल क्या होता है, भरा हुआ रहता है। ठीक है, बोला कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, खड़िया बोले या चूना बोले बात बराबर होता है। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, खड़िया भी बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड होता है, तो कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड होगा, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो एक बात बताइए, अभी मैंने बताया था क्षारीय ऑक्साइड के बारे में बताया था और अम्लीय ऑक्साइड के बताया था। जो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, अधातु ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होते हैं, जबकि धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो इसमें देख लीजिए अधातु कौन है भाई, अधातु मुझे सल्फर लग रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या होगा भैया, समझ लीजिए क्या होगा, अम्लीय होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, अधातु है। अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, जबकि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अल्काइन है। अल्काइन लास्ट में YNE है, तो YNE है तो कहां तक होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड कहां बनेगा आपका, C2H2 में। ये क्या होता है, आपका अल्काइन होता है। ठीक है, ये तो मीथेन अल्केन हो गया, ये क्या होगा, अल्कीन हुआ, ये अल्कीन है ना, और ये भी क्या हुआ, मीथेन नहीं हुआ था, लास्ट में अल्केन हुआ, मतलब समझे ना। CH3OCE2H5 क्या होता है, आइसोटोपिक नेम क्या हो जाएगा आपका, मिथोक्सीथेन। ये तो होगा, मीथ 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मिथोक्सीथेन। मिथोक्सी मीथेन, मीथेन तो होगा ही नहीं, 2 कार्बन है। प्रोपेन तो होगा ही, नॉन है, लास्ट में ये अल्डिहाइड, ये कीटोन है नहीं, यहाँ पे आपका क्या है, आपका ईथर है। तो ये मेथिल ईथर, ये तो होगा ही नहीं भाई, ये कोई मतलब ही नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, मिथोक्सी इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथोक्सी इथेन हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हम लोग ऐसा कौन सा यहाँ पे यौगिक है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, किसको, प्रोपेनॉल, इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। एथोनिक अम्ल, एथोनॉल, हम लोग क्या करते हैं, सभी का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ईंधन के रूप में सभी का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। ठीक है,
बोल रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं भाई, जिंक के साथ अभिक्रिया करिए, तो ये क्या बनाती है, ये बनाती है Zn होता है जिंक, है ना। जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ये बनाएगी आपका Na2ZnO2, है ना। सोडियम जिंक ऑक्साइड बनाता है और इसके साथ साथ क्या बनाता है, जल बनाता है। तो देख लीजिए कौन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ओके चलिए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोबिया सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा भी बोला जाता है ना। Na2CO3 विद 10H2 ये क्या होता है, धोबिया सोडा होता है, इसी वाशिंग सोडा भी बोलते हैं हम लोग। ओके, अम्ल राज में सांद्र HNO3 मतलब बोले तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या होता है, तो 1:3 होता है। अम्ल राज बोलो या एक्वारिजा, अम्ल राज बोलो या एक्वारिजा, एक्वारिजा में जो होता है ना वो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जो सॉरी हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है उसका अनुपात कितना होता है, 1:3 होता है, ठीक है। बोले किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ जो भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और उससे जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक, और उससे जो नया पदार्थ बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, अब यहाँ पे अम्लीय ऑक्साइड फिर आ गया, सेम क्वेश्चन है, हाँ वो क्वेश्चन भी सेम है, ऑप्शन भी सेम है, सिर्फ ऑप्शन चेंज किया हुआ है, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, देखो क्या लिखा है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करेगा, तो हम लोग जानते हैं क्षारीय करेगा। अगर नीला लिटमस पत्र होता, नीला लिटमस पत्र को लाल करते हैं तो क्या होता वो आपका अम्ल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका घोल लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, कौन हो जाएगा भाई, क्षार हो जाएगा, ठीक है। स्वास्थ्य शरीर का सामान्य पीएच का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं हम लोग का बॉडी का जो स्वास्थ्य शरीर का जो सामान्य जो पीएच का मान होता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है ना। ब्लड वगैरह क्या होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय होने के कारण इसका जो पीएच होगा 7 से लेकर कितना होगा, 7 पॉइंट कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। निम्नलिखित में यौगिकों में कौन जल में विलय होता है, जल में विलय का मतलब जल में घुल जाना, कौन ऐसा होता है जो जल में घुल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं, मीथेन बिल्कुल नहीं, बेंजीन बिल्कुल नहीं, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में पानी में क्या होता है, घुल जाता है, ठीक है। पानी में अधिक मात्रा में घुलने वाला कौन है, ग्लूकोज है। निम्नलिखित में कौन अम्लराज है, अम्लराज मतलब बोले तो वही अभी हम बताए ना, वो ये एक्वारिजा, वही सोडियम और क्या होता है, पारा, सोडियम और पारा क्या होता है आप लोगों का, अम्लराज होता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक को विस्थापित कर सकता है, टाइटेनियम, कॉपर, प्लेटिनम, एल्युमिनियम। तो टाइटेनियम, प्लेटिनम, कॉपर ये सब क्या होता है, ये जिंक से क्या होता है, नीचे होता है। जब आप अभिक्रियाशील श्रेणी में जाइएगा तो अभिक्रियाशील श्रेणी में क्या होता है कि ये जितने भी धातु लग रहा है, दिख रहा है आपको, प्लेटिनियम हुआ, एल्युमिनियम, टाइटेनियम हुआ या कॉपर हुआ, ये सारे क्या होते हैं, बोलिए, ये सारे जिंक से नीचे होते हैं, तो ये इससे अभिक्रिया कर ही नहीं पाएगा। तो ये सिर्फ कौन है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या कर पाएगा, एल्युमिनियम उनके साथ अभिक्रिया कर पाएगा, कौन, एल्युमिनियम सिर्फ क्या करेगा, उसके साथ अभिक्रिया कर पाएगा, ठीक है, उसके साथ कोई नहीं और कर पाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं।